हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कुछ प्रमुख एक्सरसाइज के बारे में, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के खेल खिलाड़ी के बारे में देखा था। आज हम लोग बातें कर लेते हैं एमएसपी के बारे में। समर्थन मूल्य से एक सवाल पूछा जाता है, एमएसपी। अब उसमें एमएसपी साल में 2 बार होता है। एक को कहा जाता है रबी फसल के समर्थन मूल्य और एक को कहा जाता है खरीफ फसल के समर्थन। 2 समर्थन मूल्य होते हैं, एक रबी फसल के और एक खरीफ फसल। तो इसमें रबी फसल के समर्थन मूल्य क्या है, खरीफ फसल के समर्थन मूल्य क्या है, यहां से क्वेश्चन हम बातें करते हैं। यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं एमएसपी। इसी को कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसी को कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य। अभी एमएसपी होता क्या है, एक सवाल तो एमएसपी से पूछ दिया जाता है और फिर दूसरा सवाल गेहूं का, चावल का एमएसपी पूछ दिया जाता है। ये फिक्स रहता है आपका, 2 सवाल यहां से रहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जो किसानों को इस बात की गारंटी देता है कि मार्केट में अनाज की वैल्यू चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन जिस दाम पे उसने वादा किया है उसी दाम पे वो खरीदे। जिस दाम पे उसने वादा किया है उसी दाम पे खरीदने का काम करेगा। एक तरह से इसी को क्या कहा जाता है, एमएसपी कहा जाता है। एमएसपी कहा जाता है। तो साल में 2 बार एमएसपी जारी होता है, एक है रबी फसल के लिए और एक खरीफ फसल। रबी फसल में गेहूं, चना इत्यादि आ जाते हैं और खरीफ फसल में धान और अन्य आ जाते हैं। ये भी नोट कर लेंगे। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह वह मूल्य होता है, वह मूल्य होता है जो सरकार को इस बात की गारंटी देता, सरकार इस बात की गारंटी देती है कि, इस बात की गारंटी देती है कि फसल के मूल्य चाहे कितना भी कम हो जाए, फसल के मूल्य चाहे कितना भी कम हो जाए, सरकार ने जो निर्धारित किया है उसी मूल्य पर, निर्धारित किया है उसी मूल्य पर किसानों से, उसी मूल्य पर किसानों से अनाज को खरीदेगी, किसानों से अनाज को खरीदेगी, अनाज को खरीदेगी, खरीदेगी। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, एक वर्ष में 2 समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। एक वर्ष में 2 समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, 2 टाइम्स। एक वर्ष में 2 बार समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, पहला रबी और दूसरा खरीफ है, पहला रबी और दूसरा खरीफ है, दूसरा खरीफ है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23। हिंट डालेंगे, रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य,
रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब यहाँ पे देखिए रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, एक सवाल यहाँ से रहता है। पहले तो जान लें कि एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रबी फसल कब बोए जाते हैं, खरीफ फसल कब बोए जाते हैं। एक सवाल यही से रहता है, रबी फसल कब बोए जाते हैं, खरीफ फसल कब बोए जाते हैं, यहाँ से एक सवाल रहता है। तो यहाँ पे देखें जो रबी फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और काटे कब जाते हैं, यानी कि एक तरह से अप्रैल मार्च अप्रैल में काट लिए जाते हैं। एक सवाल ये हो गया। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर तक काटे जाते हैं। तो ये एक तरह से एक तो डेट से पूछ दिया जाता है और निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी है, कौन सा खरीफ है। तो एक तरह से देखें गेहूं के साथ जितने भी बोए जाने वाले फसल हैं वो सब क्या होते हैं, वो आपके होते हैं रबी। और खरीफ जो धान के साथ बोए जाने वाले हैं उनको कहा जाता है खरीफ। एक होता है जायद, जायद होता है, लेकिन जायद जो फसल होता है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में नहीं आता, नहीं आता। क्या पूछ रहे थे हम? हाँ, ये नोट कर ले, रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसमें देखिए गेहूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य है गेहूं, और गेहूं 2125 रुपया। 2125 रुपया ही याद रखें। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, 2125, 2125 रुपया। हाँ, कुंटल, एक क्विंटल यहाँ पे है आपका। दूसरा है और वो है चना। चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5335। तिरपन से 35। अगला है और वो है मसूर। यह मूंग मसूर का दाल, मसूर, और मसूर है 6000 रुपया क्विंटल। 6000 रुपया क्विंटल। उसके बाद है सरसों। सरसों में है 5450। मस्टर्ड 5450। अगला है और वो है सूर्यमुखी। सूर्यमुखी का है 5650। अगला है सूर्यमुखी 5650। तो ये है आपके कुछ है। अब यहाँ पे देखिए एक सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 2022-23 से 2023-24 में कितना परिवर्तन आया है पुराने में। तो पुराने में 2015 था और इसमें 2125 रुपया कर दिया गया। तो कितना चेंजेज हुआ, कितना बढ़ाया गया? 2000 यानी कि 2015 से लेकर और 2125 रुपया, इसमें कितना बढ़ा दिया गया? 110 रुपया पूछा जा सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में गेहूं के कीमत में कितना की बढ़ोतरी की गई है, 110 रुपया। उसके बाद देखें दूसरा 5500 है और 6000 है। सूर्यमुखी किसका है वो? ये मसूर का। उसमें कितनी की बढ़ोतरी की गई है? कितना? 500 रुपया। हाँ, मसूर में, मसूर का पहले 5500 था और बढ़ा के 6000 किया गया। तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? 500 रुपया। उसके सामने प्लस प्लस लिखते जाएंगे। उसके बाद देखें सरसों 5050 रुपया था और वो बढ़ के कितना हो गया है? 5450 है, 400 रुपया। अब थोड़ा सा जज बनने के लिए इतना कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमने बातें किया
अब हम लोग आते हैं खरीफ फसल। सूरजमुखी को भी जान ले। सूरजमुखी का था 5451, 5451 रुपया पहले था, और 56 से 50 रुपया हुआ, तो कितना बढ़ोतरी हो गया है? पहले था 5441 और बढ़ गया 5650 है? वकील साहब लोगों का तो बहुत तेज रहता है गणित। वो भी रुपया पैसा वाला तो थोड़ा सा तेज रहना ही चाहिए। 5441 से 5650 बढ़ा लीजिएगा। आगे देखते हैं अब खरीफ फसल, क्योंकि बहुत जल्दी समाप्त करना है आप लोगों का करंट, इसीलिए अब चना रहने दीजिए, चना उतना ही, एक दो ही पूछा जाता है। आगे देखते हैं, और वो है अब खरीफ फसल। ये नोट कर ले, खरीफ फसल, खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य, इन डाल ले, खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब यहां पे देखिए, धान की दो ग्रेड है, एक है ए ग्रेड का धान और एक है बी, यानी कि सामान्य धान। धान समझ रहे ना, धान जिससे चावल निकाला जाता है, लेकिन लेकिन अमूमन लोग क्या कहते हैं, चावल, चावल बोए हैं, चावल है खा रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से धान होता है। उसी धान का ही एक तरह से समर्थन मूल्य निकाला जाता है। ए नोट कर लेंगे, धान ब्रैकेट में कर लेंगे चावल, चावल का समर्थन मूल्य दो ग्रेड में होता है। चावल का समर्थन मूल्य दो ग्रेड, टू ग्रेड में होता है। पहला समान ग्रेड 2040, 2040, 2040 रुपया धान का है, सामान्य धान। उसके बाद है धान का ग्रेड ए, और ग्रेड ए में है 2060 रुपया, 2060 रुपया, 2060, यानी कि दोनों में अंतर कितना है, वही पूछ देगा कि समान धान की कीमत कितनी है और ग्रेड 1 धान की कीमत कितनी है न्यूनतम समर्थन मूल्य में। आगे देखते हैं, अगला है मक्का। मक्का जानते हैं हम लोग, मक्का ऐसी फसल है जो 16वीं शताब्दी में भारत में नहीं बोई जाती थी, ये पूछा जाता है। मक्का से 8-10 सवाल पूछे जाते हैं, पहले 2-3 सवाल बता देते हैं आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मक्का। मक्का 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाया गया। मक्का पुर्तगाली शब्द है, मैच। और दूसरा नंबर जो मक्का है, वो मक्का सालों भर बोई जाती है। कई बार पूछा जाता है कि मक्का की खेती कब की जाती है, खरीफ में, रबी में कि जायद में, तो सालों भर। एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सालों भर इसकी खेती की जाती है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक है मक्का में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। जौनपुर का नाम सुने आप लोग, जौनपुर यही बगल में है आपका। जौनपुर में जो मक्का है, जौनपुरी मक्का, वो संकटग्रस्त हो गई। जौनपुरी जो मक्का है उसको संकटग्रस्त घोषित किया गया है, बहुत अब उसका एक तरह से कम पैदावार हो रहा है, लुप्त होने के कगार पे पहुंच चुका है। तो इस तरह से 3-4 सवाल हमने मक्का से बताया। तो ये मक्का की कीमत कितनी निर्धारित की गई है, ये भी नोट कर लें। मक्का 1962, यानी कि 1962 रुपया।
अगला है अरहर। अरहर को तूर भी कहा जाता है। अरहर, अरहर का जन्म स्थान कहाँ पे है? भारत। मक्का 1962। 1962। अगला है अरहर। अरहर का है 6600 रुपया, 6600। मूंगफली, मूंगफली 5850, 5850। आगे है सूरजमुखी का बीज। सूरजमुखी का बीज 6400 रुपये। आगे है सोयाबीन 4300 रुपया, 4300 रुपया। सोयाबीन 4300। आगे है तिल। तिल समझ रहे ना, तिल की लड्डू। हाँ, एक ब्लैक होता है, एक सफेद होता है, दो तरह के तिल होते हैं। तिल, और तिल है 7830 रुपया। हाँ, 7830, 7830। आगे है कपास। अब कपास में भी तीन तरह के कपास होते हैं, वो खरीफ में ही रखे गए। एक है लंबा रेशा का कपास, मध्यम रेशा का कपास, छोटे रेशा का कपास। लेकिन भारत में मध्यम और छोटे ही रेशा होते हैं। जो लंबे रेशा का कपास है वो अमेरिका में होता है। अमेरिका में उस कपास का उत्पादन होता है। ये भी नोट कर लेंगे। तो कपास, मध्यम रेशा का कपास 60 है, 80, 6080 रुपया। और लंबा रेशा कपास 6380 रुपया। लंबा रेशा का कपास 6380 रुपये। अब यहाँ पे देखिए, एक सवाल है एक्सप्रेसवे से। एक्सप्रेसवे कई बनाए जा रहे हैं, किसकी लंबाई कितनी है ये भारत के भूगोल से एक सवाल रहेगा, लेकिन करंट से भी उसका संबंध है, तो इस पर भी हम बातें कर लेते हैं। ये भी नोट कर ले। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख है एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख है एक्सप्रेसवे, ये भी नोट कर लें। उत्तर प्रदेश में कुल 19 एक्सप्रेसवे, 19, 20 में एक कम। उत्तर प्रदेश में कुल 19 एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। बहुत बन गए हैं, बहुत पर अभी प्रोसेस है, बनाए जा रहे हैं। तथा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। एक तो पहला है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे किसको किसको जोड़ता है? एक सवाल यहां से रहता है। आगरा तो है, कानपुर। यमुना एक्सप्रेसवे हो रही है ना, तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से शुरू होता है और आगे कहाँ समाप्त होता है? आगरा के पास। ये पूछा जा चुका है, 165 किलोमीटर लंबा। ये भी नोट कर लें, यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165 किलोमीटर लंबा। अगला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो आगरा से किसको जोड़ता है? लखनऊ को, 302 किलोमीटर। अखिलेश यादव जी ने बनाया था इसको।
आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर। अगला है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर। दिल्ली मेरठ 96। अगला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो चुका है, रन कर रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 341। कहाँ से जुड़ेगा? लखनऊ को गाजीपुर। लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 341 किलोमीटर लखनऊ से गाजीपुर। 341। आगे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296, 296 किलोमीटर। 296 किलोमीटर। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को अटल एक्सप्रेसवे भी कहा। ये झांसी यानी कि बुंदेलखंड को चित्रकूट के पास से दिल्ली को जोड़ेगा। दिल्ली के लिंक मार्ग पे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चित्रकूट को दिल्ली एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, ले जाके औरैया के पास है पूर्वांचल में मिला दिया जाएगा, मिला दिया गया है, जिसके कारण वो क्या होगा, सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से आप दिल्ली जा सकते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? 296। अगला है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, इलाहाबाद से किसको जोड़ेगा? मेरठ को। 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर। पूर्वांचल से नहीं जोड़ेगा, वो जो आपका लखनऊ और आगरा वाला एक्सप्रेसवे है औरैया के पास। कौन? गंगा मेरठ, इलाहाबाद से मेरठ। सब एक्सप्रेसवे तो आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन ये पता नहीं है किसको किसको जोड़ेगा। ठीक है, जोड़ लीजिए। आगे गंगा एक्सप्रेसवे 594 इलाहाबाद से मेरठ, इलाहाबाद से मेरठ को जोड़ेगा। अगला है गोरखपुर से एक एक्सप्रेसवे बन रहा है सिलीगुड़ी तक। गोरखपुर, कुशीनगर, फिर बिहार होते हुए निकल जाएगा। 519 किलोमीटर, ये भी नोट कर ले। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर, 519 किलोमीटर। आगे है गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे, इसी पूर्वांचल का लिंक है। गाजीपुर, बलिया और माझी घाट, बिल्कुल बिहार के बॉर्डर। माझी घाट, माझी घाट गंगा पर। गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर। तो कुछ प्रमुख हमने एक्सप्रेसवे के बारे में चर्चा किया। अब हम लोग बातें कर लेते हैं कुछ प्रमुख किताबों के नाम के बारे में, जो काफ़ी किताबें हाइलाइटेड रहे हैं। किसने लिखा है, इन किताबों को देख लें, फिर हम पुरस्कार पे एंट्री करते हैं। तो एक बहुत नेता कम अभिनेता, बड़ा चर्चा में रहते हैं, जो भारत के कई विभागों पे रहे, कांग्रेस के नेता हैं, शशि थरूर, नाम सुने होंगे आप।
तो शशि थरूर ने भी एक किताब लिखी है, नोट कर लेंगे। शशि थरूर, अंबेडकर ए लाइफ, अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर की किताब है अंबेडकर ए लाइफ। उसके बाद है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा का नाम सुने होंगे, जो बराक ओबामा की पत्नी है। लाइफ, LIFE, लाइफ। आगे है ए लाइट, द लाइट वी कैरी, द लाइट वी कैरी, ये मिशेल ओबामा की किताब है। द लाइट वी कैरी, मिशेल ओबामा। ओबामा। आगे है, अगला है, एक है श्रीलंका के लेखक हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला, हमने उनका नाम लिया था। उनका नाम क्या है? सेहान करुणा तिलका। और सेहान करुणा तिलका ने जो किताब लिखा है वो किताब है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द सेवन, किताब का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, माली अल्मेडा, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। अल्मेडा किताब का नाम लिखिए, बता रहे हैं। सेहान करुणा तिलका, सेहान करुणा तिलका। और इन्हें इसी के लिए नोबल क्या दिया गया है? बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में। क्या? हाँ, मैन बुकर, बुकर में अंतर होता है। देखिए, मैन बुकर थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया इन्होंने। जो बुकर प्राइज होता है वो राष्ट्रमंडल देशों को दिया जाता है। राष्ट्रमंडल में जो लोग भी अंग्रेजी लेखक होते हैं उन्हीं अंग्रेजी लेखकों को दिया जाता है। अब फिर आप पूछेंगे कि राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल आप लोग जानते होंगे, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ जानते हैं? अब इसका गेम भी होता है, इसका वो भी होता है। कॉमनवेल्थ में कौन शामिल? कॉमनवेल्थ में वे शामिल किए गए देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे। जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं उन्हीं को कॉमनवेल्थ में शामिल किया गया। फिर एक सवाल और है कि भारत एक तरफ कहता है कि संप्रभु राष्ट्र है और एक तरफ वो कॉमनवेल्थ का मेंबर है। दोनों एक साथ पैराडॉक्स कैसे चल सकता है? पैराडॉक्स है, विरोधाभास है यहाँ पे। भारत कहता है कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं और दूसरी तरफ है राष्ट्रमंडल का सदस्य देश है। आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाए तो क्या बताएं? वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या बताएंगे, बताइए। ये मैं पूछ रहा हूं, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर है और संप्रभु भी है, कैसे? जबकि कॉमनवेल्थ है जो देशों का संगठन बना तो इसीलिए बना कि वो इंडिकेट हो सके कि कभी ना कभी ये देश ब्रिटेन के गुलाम रहे, ब्रिटेन के गुलाम रहे। तो अब आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है, और क्या कर सकता है? यूएनओ पे ना ले जाइए आप, जहाँ पे देखिए जवाब जब पूछा जाए डायरेक्ट वहीं पर दीजिए। अगर आप इधर उधर घुमाएंगे तो एग्जामिनर भी आपके साथ घूमने लगेगा। अब पूछने लगेगा यूएनओ बताइए, यूएनओ के चार्टर बताइए, यूएनओ के सदस्य देश बताइए, अभी हाल ही में नया यूएनओ बना है उसका सदस्य देश कौन बना है उसको बताइए, नवीनतम कौन सा है उसको बनाइए। अब लगेंगे आप उसमें घूमने, या तो तैयार करके गए हैं तब घुमाइए, और अगर नहीं तैयार करके गए हैं तो मत घूमिए, नहीं तो घबरा जाएगा इंटरव्यू। क्या किया जाए? भारत स्वैच्छिक, क्या है? भारत
इसमें मजबूरी में नहीं है, स्वैच्छिक। जब चाहे तब वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्याग सकता, इसीलिए भारत संप्रभु। अगर वो त्याग नहीं सकता, उसमें जुड़ा रहता, तो वो फिर संप्रभु नहीं होता। आपको जानकारी के लिए बता दें, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का नाम सुने ना आपको? न्यूजीलैंड राष्ट्रमंडल का सदस्य देश है, लेकिन आज भी न्यूजीलैंड का जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो राष्ट्राध्यक्ष ब्रिटेन का किंग है। यानी कि आज भी वो किसको अपना राष्ट्राध्यक्ष मानता है? ब्रिटेन के किंग को, ब्रिटेन के क्राउन को। वहां पे भले प्रधानमंत्री है, लेकिन वो वहां पे है। उस तरह की स्थिति इंडिया में नहीं। तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला है आरोह है, फिट एट एनी एज लॉन्च। फिट, फिट नहीं होता है फिट एंड गो, फिट, हिट नहीं फिट। हाँ, किताब का नाम, फिट एंड फिट एट एनी एज लॉन्च। फिट एट एनी एज लॉन्च, इसको लिखा है एयर मार्शल पीली अय्यर, एयर मार्शल पीली अय्यर। अभी हमें देखें, डॉक्टर बिमल जलान का नाम सुने होंगे, गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। वो खूब किताब लिखते हैं, उनका कभी कभी किताब बहुत हाईलाइटेड हो जाता है, पूछ दिया जाता है। तो देखते हैं, ये भी नोट कर ले। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज। फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडिया, मैपिंग इंडिया, राइज इज ए, राइज इज ए ग्लोबल सुपर पावर, राइज इज ए ग्लोबल सुपर पावर। सही कह रहे हैं, नहीं लिख ले, आंसर लिख लें, डॉक्टर बिमल जलान। डॉक्टर बिमल जलान। बिमल जलान, जलान जानते हैं ना, जलान का शोरूम आता है, जलान, हाँ वही। लेकिन अब ये जलान से पूरा ग्रुप हो गया, इसमें केवल है जलान लगाना है। आगे नोट कर लें। भारत 10 ट्रिलियन ड्रीम, भारत या द 10 ट्रिलियन ड्रीम, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किताब का नाम है। ट्रिलियन समझ रहे ना? 1 ट्रिलियन आपको मिल जाए तो आपको पढ़ने की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम। ये किताब पूछा जाता है ना, तब तो इसे रिपीट ही कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ये सुभाष गर्ग की किताब है,
सुभाष गर्ग। एपीओ का पेपर दोहरा लीजिएगा आप लोग, उसमें जितना करंट है ना सब खोज के मिला लीजिए। जितना ये पेपर हुआ हो 2022 का यूपी कमीशन में, उसको देख लीजिए। ये भूल के भी ना सोचिए कि ये आपका लेक्चरर का पेपर है, आपके जे में नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए जीएस से कमज़ोर है लोगों का, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि ये समीक्षा अधिकारी का है, एपीओ नहीं में नहीं पूछेगा, ये यहाँ का है जे में नहीं पूछेगा। वो पूरे 1 साल का पेपर देख लीजिए, वो चाहे जो भी पूछा हो, लेक्चरर पूछा हो या अन्य पूछा हो, उसको देख लीजिए। वहाँ से आपका 1-2 सवाल पूछा ही जाना। अभी 2-3 सवाल आपका 2-3 पेपर हुआ है, आप लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, नहीं तो उसमें शेयर किया गया था। आगे नोट कर लें। अरे पढ़िए। आगे नोट कर लें। तो ट्रिलियन ड्रीम किसका है? सुभाष गर्ग का है। आगे है द गर्ल इन रूम 105, चेतन भगत। द गर्ल इन रूम 105, चेतन भगत। चेतन भगत भी ऐसे ही लिखते रहते हैं उपन्यास, और उस पर फिल्म भी बनता रहा, जिसमें आप लोग देखे होंगे एक फिल्म बना था 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर, जिसका क्या नाम था? 3 इडियट। 3 इडियट को जो पिक्चर है वो इन्हीं चेतन भगत पर ही बना था। तो चेतन भगत की किताब है द गर्ल इन रूम 105, 105 कमरे की गर्ल, चेतन भगत। आगे नोट कर ले। ए प्लेस कॉल्ड होम, ए प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति सिनाय। ए प्लेस कॉल्ड होम, द प्रीति सिनाय, द प्रीति सिनाय। आगे ममता बियॉन्ड 2021, ममता, ममता समझ रहे ना, ममता बनर्जी। ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोषाल, जयंत घोषाल। आगे द हीरो ऑफ टाइगर हिल, योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, जो कारगिल युद्ध में टाइगर हिल था, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, योगेंद्र सिंह यादव। आगे ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल, ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल, ब्लू बुक, ब्लू नीला वाला, नीला वाला ब्लू, ब्लू बुक ए राइटर्स जर्नल। ये अमिताभ कुमार की किताब है, अमिताभ कुमार की किताब है। यहीं पर रतन एन टाटा बायोग्राफी, रतन एन टाटा बायोग्राफी, थॉमस मैथ्यू, थॉमस है मैथ्यू। थॉमस है मैथ्यू, थॉमस मैथ्यू। आगे नोट कर लें। अभी एक पेपर आपको अंग्रेजी का भी सामना करना पड़े, ये भी नोट कर लें। अगला है ए न्यू इंडिया, ए न्यू इंडिया, सिलेक्टेड राइटिंग्स,
अरुण जेटली की लेखों का ये संग्रह है, ये न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स, सेलेक्टेड राइटिंग्स, अरुण जेटली, अरुण जेटली। तो आगे, लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स, लीडर पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स, ये रशीद किदवई की रचना है, रशीद किदवई। पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स, पॉलिटिशियन, रशीद किदवई, किदवई। आगे देखते हैं, अगला है कुछ प्रमुख है अवार्ड, कुछ है प्रमुख है पुरस्कार, कुछ है प्रमुख है अवार्ड है, कुछ है प्रमुख है पुरस्कार। अब इसमें देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत लंबा चौड़ा दिया होगा, लेकिन उसमें जरूरत भर के हमें लेना है, बाकी छोड़ देना। देखिए, कंपटीशन का थीम है कि आप जरूरत की चीजों को पढ़िए, बाकी अनावश्यक चीजों को छोड़ देंगे। अगर अनावश्यक चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो बहुत ही रिसर्च करना पड़ जाता है, और रिसर्च कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपटीशन के फेस करने का ये मात्र शॉर्टकट तरीका है कि आप जो जरूरत की चीजें हैं उसी को पढ़िए। आप ये समझ लीजिए कि हमें पढ़ना क्या है और हमें छोड़ना क्या। कबीरदास ने कहा है ना, कबीरदास ने क्या कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। तो वो आपको जो छोड़ देंगे और जो आप पकड़ लेंगे, जो जरूरत की चीजें हैं, वही आपके लिए एक तरह से अच्छा है। इसलिए दो तीन चीजों को यहाँ पे पकड़िए। साहित्य अकादमी में हिंदी पुरस्कार को देखिए किसको दिया गया है, किस बुक के लिए दिया गया है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं को दिया जाता है, आप देखेंगे पूरा 22 भाषाओं को दिया होगा। इसमें आप देखेंगे एक किताब को नहीं दिया गया होगा, किस भाषा को नहीं दिया गया होगा, ये भी पूछा जाता है। यहाँ पे देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, नोट कर ले, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 ये नोट कर ले। इस पुरस्कार में हिंदी के लिए, इस पुरस्कार में हिंदी के लिए, हिंदी के लिए इसी प्रयागराज के हैं वो, हिंदी के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण, प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण बद्री नारायण की कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द, कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, पुरस्कार दिया गया। दूसरा पॉइंट नोट कर लें। अब यहाँ पे देखें, दूसरा है अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया है? अनुराधा राय को, ये नोट कर लें। अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को, अनुराधा राय को पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। तो इस उपन्यास का नाम क्या है? ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड,
ऑल द लाइव्स लिव्ड, ऑल द लाइव्स नेवर, ऑल द लाइव वी नेवर लिव्ड, ये उपन्यास है, इसी के लिए इन्हें दिया गया है। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। आगे है उर्दू के लिए अनीस अशफाक, उर्दू के लिए अनीस अशफाक को दिया गया, अनीस अशफाक उर्दू के लिए। और उनकी उपन्यास है ख्वाब शराब, ख्वाब शराब। ये 3 चीज़ों को हमने लिया। बाकी 24 भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किया गया। पहले 22 दिया जाता था, अब 24 में प्रदान किया जा रहा है। एक लाइन में नोट कर लेंगे। ये भी नोट कर ले। साहित्य अकादमी अवार्ड को 24 भाषाओं में या 24 भाषाओं के लिए इस बार पुरस्कार दिया गया। 24 अब 24 भाषाओं को देखना हो तो देख लेंगे आप लोग। बाकी जरूरत की चीजें थी, हमने 3 लिखा दिया। 24 आगे नोट कर ले। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अब इस खेल पुरस्कार में 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवार्ड को दिया। और इसमें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और आपके द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया जाता है। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदल के ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसके बारे में हमने बताया था कि किसको दिया गया ये। अब अर्जुन अवार्ड काफी अधिक देता है, तो वहां पे 2 तरह से पढ़िए आप। पहले नंबर तो कितने लोगों को दिया गया है अर्जुन अवार्ड, और उसके बाद जो हाईलाइटेड क्रिकेट खिलाड़ी हैं, कुछ है आपके हॉकी हैं, और पहली बार किसी खेल में कोई महिला आई है, एंट्री की है, अगर उसको दिया गया है तो उसी का नाम याद कर ले। 4-5 नाम याद कर ले, वहां से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ये भी नोट कर लेंगे। पहला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022। और यह किसको दिया गया है? एक टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम क्या है? अचंता शरत कमल, अचंता शरत कमल को दिया गया। ये विकलांग खिलाड़ी हैं, टेनिस, टेबल टेनिस। आगे नोट कर लें, अचंता शरत कमल टेनिस खिलाड़ी। कौन सा खेल खेलते हैं? टेबल टेनिस। इससे के तहत 25 लाख रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 25 लाख। ये भी नोट भी कर लेंगे। इसके तहत 25 लाख रुपया दिया जाता है। अभी हमें देखिए अर्जुन पुरस्कार 2022, अर्जुन पुरस्कार 2022। यह अवार्ड 25 खिलाड़ियों को दिया गया। अर्जुन पुरस्कार 2022 25 खिलाड़ियों को दिया गया है, को दिया गया है। अब इसमें 25 खिलाड़ियों में हमें देखना होगा कि क्रिकेट के लिए किसको दिया गया है, क्रिकेट के लिए दिया गया है कि नहीं दिया गया है। शतरंज, इस बार क्रिकेट नील है क्या?
चलिए 4-5 नाम इसमें जान लीजिए। पहला सीमा पुनिया, ये एथलीट्स हैं। सीमा पुनिया एथलीट इन्हें दिया गया है। एथलीट निश्चित लिखेंगे क्योंकि वो पूछ देगा एथलीट। अगला है एच.एस. प्रणय। एच.एस. प्रणय, एच एस प्रणय, बैडमिंटन खेलते हैं। अगला है भक्ति कुलकर्णी। भक्ति कुलकर्णी शतरंज। भक्ति कुलकर्णी शतरंज। शतरंज। आगे है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये पर तीरंदाजी के प्रशिक्षण है जीवन जोत सिंह तेजा। ये पर नोट कर ले, पहला जीवन जोत सिंह तेजा, तीरंदाजी। तीरंदाजी समझ रहे ना, जो निशाना लगाया जाता है धनुष बाण से। जीवन जोत सिंह तेजा, जीवन जोत सिंह तेजा। आगे है तीरंदाजी मोहम्मद अली कमर। दूसरे है मोहम्मद अली कमर, ये मुक्केबाजी में मिला है इनको। मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी। अगला है सुमा सिद्धार्थ। सुमा, सुमा सिद्धार्थ है सिरूर, ये पैरा निशानेबाजी। सुमा सिद्धार्थ है सिरूर, सिरूर, ये पैरा निशानेबाजी। पैरा निशानेबाजी। और अगला है सुजीत मान कुश्ती। सुजीत मान कुश्ती। आगे है, अगला है और वो है मौलाना अबुल आजाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल आजाद ट्रॉफी राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो किस विश्वविद्यालय खेलों में दिया जाता है इसे, तो कौन से विश्वविद्यालय को मिला है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नोट कर लें, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मिला है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। आगे है गांधी मंडेला अवार्ड 2022। गांधी, भारत के गांधी, और साउथ अफ्रीका के ब्लैक गांधी। साउथ अफ्रीका के कौन है, ब्लैक गांधी, जिन्हें क्या कहा जाता है, नेल्सन मंडेला। इन दोनों को मिला के एक अवार्ड बनाया गया है, गांधी मंडेला अवार्ड। ये नोट कर लें, गांधी मंडेला अवार्ड 2022। यह अवार्ड गया है दलाई लामा, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। गांधी मंडेला अवार्ड 2022 goes to दलाई लामा। दलाई लामा जानते होंगे आप लोग, 90,000 समर्थकों के साथ 1959 में भारत आ गए। इस समय कहाँ पे हैं, आपके हिमाचल प्रदेश में है।
धर्मशाला में अपना आवास बना लिया, यहीं से उन्होंने सरकार का संचालन किया है। कहा जाता है कि अब आप तिब्बत लौट जाओ, तो कहते हैं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तिब्बत को कब्जा किसने कर लिया? चाइना ने। उन्हीं को अवार्ड दिया गया है। आगे है, और वो है इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण विकास पुरस्कार 22-21। ये नोट कर लें, इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण मतलब शांति को बढ़ावा देने वाले, डिसआर्मामेंट, निरस्तीकरण का मतलब जिसमें शस्त्र का प्रयोग न किया, निरस्तीकरण विकास पुरस्कार 2022। ये नोट कर लें, यह पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को दिया गया है, IMA। यह पुरस्कार किसको दिया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA। और उसका सहयोगी है नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? ये 2021 का पुरस्कार दिया गया है, एक समाज सेवी संस्था है प्रथम, फर्स्ट, उसी प्रथम को दिया गया। हुआ कि नहीं हुआ? पहले वाला हो गया 2022। अब 2021 नोट कर लेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 का अवार्ड समाज सेवी संस्था प्रथम को दिया है। संस्था प्रथम को दिया गया है। संस्था समाज सेवी संस्था प्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? प्रथम, फर्स्ट। स्पीड बढ़ाइए, 10 दिन आप लोग रह जाए तो रेस देंगे आप लोगों को, क्योंकि अभी लाल लिखते लिखते धीरे हो गया ना, लेकिन जब GS लिखना पड़ेगा बहुत तेज लिखना पड़ेगा, या फिर आप लाभ में भी क्वेश्चन छूट जाएगा। जो स्पीड आप लोगों का चल रहा है 4000 शब्द 180 मिनट में लिखना है। सही कह रहे हैं। 180 जो मिनट है ना, इसमें 4000 औसतन शब्द मान के चलिए। अब उसमें बांट लीजिए आप कि आपको 1 मिनट का कितना स्पीड पकड़ना पड़ेगा। इसमें भाग दे दीजिए, अभी आ जाएगा कि 1 मिनट में आप कितना आप वो करेंगे। भाई 3 ही घंटा टाइम रहेगा ना, तो 3 घंटा में 180 मिनट रहेगा, 4000। अगर एक, अब पता चला लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन खूब आ रहा है तो लिखते जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है तो लिखते जाते हैं, कहते खूब बढ़िया लिख दो, एक क्वेश्चन लिख दो, एक क्वेश्चन छोड़ के चले आओ। वो पहले जमाना था। हमारे तो 2-3 मित्र 4.5 क्वेश्चन से कभी नहीं लिखे, या 4-4, 5-5 स्टेटों में मजिस्ट्रेट है, वो 4 क्वेश्चन से कभी अधिक नहीं लिखे, लेकिन लिख दिया तो आप समझे कि वो पढ़ने वाला सोचा होगा कि पढ़ो। लेकिन इस समय का जो जमाना हो गया वो अलग हो गया। अब कॉपी में ही क्वेश्चन टैग रहता है और उसको जगह दिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन टैग हो गया और यहीं पर नीचे क्या दे दिया? जगह दे दी। अब उसी जगह में आपको लिखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप क्रॉस करते हुए चले जाएंगे नीचे। पहले कॉपी तौला जाता था, यानी कि यहाँ पे लोग कहते यार हमारा भारी नहीं लग रहा है। जैसे मेंस लिखते समय जब वो लोग कॉपी देखते थे आधा किलो का हो गया है, तब वो छोड़ते थे।
मतलब समझ गए ना, ABCDEF। अब कॉपी लिए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लेकिन अब नहीं। अब एक ही कॉपी में सब क्वेश्चन भी लिखा है, जगह भी दे दिया है। अब उसी जगह में आपको लिखना है। अब उसमें आप चाहे लिखें या चाहे छोड़ दें, या पूरा दिन भर उसी में एक ही में लिखते रहें, बाकी में मूल्यांकन आपका नहीं होगा। पहले वाला जमाना गया, इसलिए स्पीड बनाइए, तूफान हो जाइए पूरा। आगे देखते हैं। तो डॉक्टर अबुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022, अबुल कलाम के नाम पर भी एक पुरस्कार शुरू किया गया है, डॉक्टर अबुल कलाम सेवा पुरस्कार 2022। 2022 ये नोट कर लें। यह पुरस्कार 22 वर्षीय रवि कुमार सागर को दिया गया है। रवि कुमार सागर, ये रवि कुमार सागर तेलंगाना के युवा उद्यमी हैं। रवि कुमार सागर तेलंगाना के क्या हैं? युवा उद्यमी हैं। युवा उद्यमी रवि कुमार सागर को दिया गया है। युवा उद्यमी रवि कुमार सागर। आगे देखते हैं। अगला 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती, 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड 22, एमिनेंस अवार्ड 2022, एमिनेंस अवार्ड 2022 ये दिया गया है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को। वेंकैया नायडू भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति। ये भी नोट कर लें। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022, जमनालाल बजाज, ये भी नोट कर लें। यह पुरस्कार गांधी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, अब गांधी जी का मूल्य आप समझ ही रहे होंगे, गांधी मूल्यों का बढ़ावा देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 4 पुरस्कार देती है, 4 पुरस्कार देती है, जिसमें 3 भारतीयों को और 1 विदेशी को, 3 भारतीय को 1 विदेशी को। जमनालाल बजाज को जानते हैं हम लोग? ये महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे और ये उनके मानक पुत्र थे, यानी कि उन्हें पुत्र का दर्जा दे दिया, इसीलिए इनका उपनाम ही पड़ गया महात्मा गांधी के 5वें पुत्र। तो कौन है? जमनालाल बजाज। ये नोट कर लें। पहला जमनालाल बजाज पुरस्कार है मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई को, मध्य प्रदेश के नीलेश देसाई को भील समुदाय के उत्थान के लिए दिया गया है। भील समुदाय के उत्थान के लिए दिया गया है। उनकी एक एनजीओ है संपर्क, उसी संपर्क के वो संस्थापक हैं। एनजीओ उनकी एक एनजीओ है संपर्क, संपर्क के लिए दिया गया है। संपर्क है। अगला है और वो है
दूसरा मनसुख भाई प्रजापति, मनसुख भाई प्रजापति को मिला है। और उनकी एक कंपनी है मिट्टी कूल, मिट्टी के उत्पाद बनाती है, बर्तन से लेकर और मिट्टी के कढ़ाई से लेकर तमाम, उसके लिए दिया गया है। मिट्टी कूल, मिट्टी कूल गुजरात के हैं, मनसुख भाई प्रजापति को दिया गया है। और तीसरा दिया गया है सोफिया शेख, सोफिया शेख, ये उड़ीसा की हैं, ये बीड़ी बनाने का काम करती हैं। सोफिया शेख, सोफिया शेख उड़ीसा, बीड़ी बनाने वाली। लेकिन ये बीड़ी बनाने के लिए नहीं मिला इन्हें, ये महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए मिला है। ये किसके लिए काम करती है? बच्चों के लिए, उसके लिए इन्हें दिया गया। नोट कर लेंगे, सोफिया शेख महिला सशक्तिकरण और लैंगिक अधिकारों के लिए, महिला सशक्तिकरण है और लैंगिक के लिए काम करती हैं। वुमन पावरमेंट, वुमन पावरमेंट एक ऐसे आता है, इस पे वुमन पावरमेंट पर याद रखिए ऐसे निबंध। आगे है अब बाहर, ये तो 3 भारतीय हो गए, बाहर किसको दिया गया है ये भी नोट कर लेंगे। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए लेबनान के डॉक्टर ओगरित यूनान, डॉक्टर ओगरित यूनान, योगरित योगरित यूनान, यूनान और डॉक्टर वालिद सल्याबी को दिया गया है, वालिद सल्याबी। दूसरा किसको दिया गया है? डॉक्टर वालिद सल्याबी। तो ये रहा। आगे हम लोग देखते हैं, छोड़ दिया जाए, चलिए एक लिख लीजिए, एक लिख लीजिए जो आने वाला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार हमने लिखाया था, आशा पारेख। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारेख 2022 के लिए दिया गया इन्हें। आशा पारेख, इनकी फिल्म 2 काफी फेमस थी, आन मिलो सजना और कटी पतंग। इसके पहले 2021 के लिए किसे दिया गया था? रजनीकांत, रजनीकांत 2021, वहीं पर नोट भी कर लेंगे। 2021 के लिए यह पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया था, दिया गया था। तो बाकी कल, चलिए